यह इंसान एक गुफा में 27 घंटे तक उल्टे शरीर दबा रहा। इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर लोगों का दिमाग हिल जाता है। यदि आप कमजोर दिल वाले हैं या दिल की बीमारी से ग्रसित हैं तो कृपया करके इस कहानी को न देखें, क्योंकि इस कहानी को देखने के बाद अच्छे से अच्छे लोग कांप उठते हैं। यह है नट्टी पट्टी केव की कहानी। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के एटा में रहने वाला एक लड़का अपने जॉब से छुट्टी लेकर सीधे अपने घर एटा पहुंचता है और अपनी फैमिली से मिलता है। सभी फैमिली वाले लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस वैकेशन को कुछ अच्छे तरीके से मनाया जाए, और फिर वे लोग नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये प्लान, ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। ये सभी लोगों ने प्लान बनाया कि हम 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद हम लोग वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जॉन एडवर्ड इस केव में कभी भी नहीं गया था, लेकिन उसे केविंग का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। इस केव में एक काफी चैलेंजिंग सेक्शन है जिसे वर्थ कैनाल कहते हैं। ये इतना नैरो है कि यहां पर अनुभवी केवर के हिप्स और शोल्डर फंस जाया करते हैं। इसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी वो केवर यहां से निकल नहीं पाते हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से इस केव को कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था। फिर से इस नट्टी पट्टी केव को 2009 में ही रीओपन किया गया, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ। रूल्स ये थे कि इस नट्टी पट्टी केव में जाने से 21 दिन पहले आपको यहां के अथॉरिटी को सूचित करना होता था। इसके अलावा जो ग्रुप नट्टी पट्टी केव में जाने वाला होता था, उस ग्रुप में कम से कम 2 लोग अनुभवी केवर होने चाहिए थे। इस तरीके से इन परिवार वालों में 2 लोग, जॉन एडवर्ड और उनका छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल थी, ये दोनों लोग अनुभवी केवर थे, जिसकी वजह से इन परिवार वालों को नट्टी पट्टी केव एक्सप्लोर करने की परमिट मिल जाती है। अब ये पूरे परिवार वाले 24 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जिसकी साइज मात्र 30 इंच ही थी। अब ये लोग किसी किसी तरीके से इस नट्टी पट्टी केव में इंटर करते हैं। शुरुआत का 1 घंटा एकदम बढ़िया से बीता और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर जॉन, जोश और उनके 2 दोस्त एक बिग स्लाइड की जगह रुक जाते हैं और मैप देखकर इस केव के सबसे चैलेंजिंग सेक्शन वर्थ कैनाल को विजिट करने की सोचने लगते हैं। यह सबसे डीपर सेक्शन है इस केव का। यह इतना टाइट है कि इस केव को कुछ लोग ही क्रॉस कर पाते हैं। इसमें आगे एक लॉन्ग टाइट पैसेज है। यदि आप उसको क्रॉस कर गए तो आगे एंड में फिर एक लॉन्ग टाइट पैसेज मिलेगा। यदि उसको भी आप क्रॉस कर गए तो आगे थोड़ा सा रूम मिलेगा, जहां से होकर आप फिर रिटर्न होंगे और वापस आ सकते हैं। लेकिन यह केव इतनी टाइट है कि इसमें अनुभवी केवर को भी घुटन होने लगती है और वे पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस जो पीछे पीछे आ रहा था, इनके जानकारी में इन्हें वर्थ कैनाल की रूट मिल जाती है और ये लोग वर्थ कैनाल वाले रूट में घुस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर तो गलती हो चुकी है। गलती यह है कि जिसे ये लोग वर्थ कैनाल वाला रूट समझ चुके थे, वो वर्थ कैनाल वाला रूट था ही नहीं। वो कोई गलत रूट था जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब जॉन 15 फीट आगे मूव करता है तो सामने उसे कुछ चट्टानें मिलती हैं
ये जॉन अपनी बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव करा सकता था क्योंकि जॉन हेल्दी था। अपने शोल्डर, कमर और दोनों पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके आगे मूव करता है। अब जॉन कॉर्क स्क्रू रूट तक पहुंच चुका था। आगे पैसेज और टाइट था। किसी किसी तरीके से आगे जॉन बढ़ रहा था। अब तो जॉन वापस भी नहीं आ सकता था। जानकारी के अनुसार जॉन को यह लग रहा था कि वो इस समय वर्थ कैनाल में है, जो कि काफी टाइट पैसेज है। उसे लग रहा था कि आगे एक स्मॉल रूम मिलेगा जहां से वो टर्न होकर वापस लौट सकता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह तो सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। काफी स्मॉल एरिया था, उसको क्रॉस करने के लिए काफी फ्लेक्सिबल और स्मॉल साइज में होना पड़ता था, और वो था कॉर्क स्क्रू एरिया। अब जॉन कॉर्क स्क्रू एरिया में पहुंच चुका था। अब वो अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर बेंड करके और वहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अब जॉन इस स्मॉल एरिया से टर्न होकर आगे बढ़ चुका था। अब वो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंचता है। यहीं पर 5 साल पहले 16 साल का क्लार्क, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच और वेट 63 केजी था, यहीं पर फंस चुका था। अब जॉन एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर था, लेकिन इसकी हाइट तो 6 फीट और वेट 90 केजी था। अब वो अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा था। वापस लौटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से ये इतने स्मॉल स्पेस में भी अपने आप को, अपनी बॉडी को स्विच करते हुए आगे की तरफ धकेलता जा रहा था। हालांकि यह एरिया बहुत टाइट था, जिसकी वजह से जॉन को लग रहा था कि यह बर्थ कैनाल का सबसे टाइट एरिया है। इसको पार करने के बाद, क्रॉस करने के बाद आगे उसे टर्न होने के लिए जगह जरूर मिलेगी। अब वह अपने स्टमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ता है। उसे पता नहीं था कि वो कहां है। वो डाउन ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, अर्थात जमीन से नीचे की ओर। तभी अचानक वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, अपने आप को पकड़कर, और जोर से चिल्लाता है अपने भाई की तरफ जो पीछे से आ रहा था। जॉस कहता है कि तुम इधर मत आओ, तुम वापस चले जाओ। उसे अपने कंधे के सहारे पीछे वापस लौटना था। तभी अपने हेड पर लगी हुई लाइट के सहारे वो आगे देखता है, एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है। तभी उसे उम्मीद जगती है, लेकिन जॉन को यह उम्मीद थी कि इस होल से होकर आगे जरूर कोई ओपनिंग मिलेगी, जिससे होकर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जॉन गलत था। वो अपने शरीर को धीरे धीरे पुश करके आगे बढ़ाता है और अपने सिर को उस होल में डालता है, और जैसे ही होल में डालकर अपने शरीर को पुश करता है उस होल की तरफ जाने के लिए, अचानक वो तेजी से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है और उसका पूरा शरीर वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वहीं पर वो रास्ता ब्लॉक था। अब उसके शरीर का पोजीशन इस तरीके से होता है कि सिर नीचे और पैर ऊपर था। लगभग 70 डिग्री के एंगल पर पूरा शरीर झुका हुआ था। उसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में फंस चुका था, और जबकि एक हाथ छाती पर दबा हुआ था। अब वो कोशिश कर रहा था वापस आने के लिए, लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से फंस चुके थे, जिसकी वजह से वो वापस आ भी नहीं सकता था। लाख कोशिश के बावजूद भी जॉन अपनी बॉडी को मूव नहीं करा सकता था। काफी स्मॉल एरिया में उसका सिर और पूरा शरीर फंस चुका था। उसके पीछे उसका भाई आ रहा था, लेकिन वह इस एरिया में अपने भाई की तरह मूव नहीं कर रहा था।
वो बल्कि अपने पैर को आगे और सिर को पीछे करके मूव कर रहा था ताकि आसानी से दिक्कत होने पर वो रिटर्न हो सके। और जबकि इसके ठीक विपरीत उसका भाई सिर को आगे करके पैर पीछे करके मूव कर रहा था, जिसकी वजह से वो फंस चुका था। अब जॉन चिल्ला रहा था और जॉस उसकी बातों को सुन रहा था। अब जॉस किसी तरीके से उस जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक छोटा सा होल उसके भाई को पूरी तरीके से निगल चुका है, यानी उसके भाई का पूरा शरीर उस होल में फंस चुका है, केवल उसका पैर ही दिखाई दे रहा है। अब जॉस अपने पैर में उसके पैर को फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। बाहर खींच रहा था, फिर दोनों के पैरों की ग्रिप छूट जा रही थी। फिर जॉन उस होल में जाकर गिर जा रहा था। कई बार ऐसी कोशिश करने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अब जो समझ चुका था कि यहां पर प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की जरूरत है, उसका भाई उसे नहीं निकाल सकता। तो अब जॉस और जॉन के बीच आपस में बातें होती हैं। जॉस कहता है जॉन से कि भाई तुम अपने आप को यहां पर रिलैक्स रखो, सांस धीरे धीरे लेने की कोशिश करो और हम वापस जाते हैं मदद लाने के लिए। हालांकि वहां पर ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा कमी थी। खैर जॉस केव से बाहर आता है और सबको इसकी जानकारी देता है। रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है, लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी आदमी जिसका सिर नीचे पैर ऊपर हो अधिकतम 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। धीरे धीरे उसके ऑर्गन फेल होने शुरू हो जाते हैं, उसे कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर जाती है जिसका नाम है सुसी। सुसी अपने पैरों में रस्सी बांध कर जाती है ताकि वह अंदर अटक न जाए। सुसी की हाइट 5.3 फीट थी, जिसकी वजह से वो कार्क स्क्रू एरिया को आसानी से पार कर जाती है। रात के 12:30 बजे वो जॉन से मिलती है। अब तक जॉन को लटके हुए 9 घंटे हो चुके थे। जैसे ही जॉन प्रोफेशनल रेस्क्यूअर को देखता है तो वो सोचने लगता है कि अब तो वो आसानी से यहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसकी सोच गलत थी। सुसी जब इस सिचुएशन को देखती है तो जैसी ये सिचुएशन दिख रही थी उससे कई गुना ज्यादा खराब सिचुएशन थी। अब सुसी जॉन के पैरों में रस्सी बांधती है और उस रस्सी को बाहर खींचने की कोशिश करती है, बार बार खींचने की कोशिश करती है। रस्सी में फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से वो रस्सी को खींच नहीं पा रही थी। लगातार 2 घंटे तक मेहनत कोशिश करने के बावजूद भी जब वो जॉन को खींच नहीं पा रही थी तो सुसी भी वहां फ्रस्ट्रेट हो गई। अब सुसी भी अपने आप को बाहर निकालना ही मुनासिब समझा। अब सुसी भी बाहर चली आई। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने एक प्लान बनाया। अब वो प्लान बनाया कि जॉन को पुली सिस्टम द्वारा बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि 5 साल पहले क्लार्क जब फंसा था इस एरिया में तो क्लार्क को भी पुली सिस्टम द्वारा ही खींचकर मशीन से बाहर निकाला गया था। इक्विपमेंट के पीसेज को कार के दूसरी साइड ले जाने में घंटों लग रहे थे। इसके अलावा एक समय में केवल एक ही पर्सन वहां पे जा सकता था क्योंकि पैसेज काफी नैरो थे और वो भी वही व्यक्ति जा सकता था जो साइज में छोटा और फ्लेक्सिबल हो। यह कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी। एक एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों का समय लग रहा था। इसी दौरान केवर जॉन से बात करके उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को इस पोजीशन में अटके हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वह अपनी पूरी रात सिर नीचे पैर ऊपर इसी पोजीशन में गुजारता है।
इस पोजीशन में बॉडी की एक फिजिकल लिमिटेशन होती है। इस लिमिटेशन को भी ये पार कर चुका था। इसके शरीर का वजन 90 किलोग्राम था। यह अपने शरीर के बाहर के प्रेशर को लगातार सह रहा था। इसके ब्लड सर्कुलेशन में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। सांसें धीरे धीरे रुकने लगी थी और इसके पैर काम करना बंद कर चुके थे। जॉन को इस सिचुएशन में केबर और जॉन के फैमिली दोनों को देखना काफी दर्दनाक था, लेकिन वे लोग हेल्पलेस थे। ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर एग्जॉस्ट हो रहे थे, लेकिन उनको पता था कि वे लोग जब चाहें तब बाहर हो सकते हैं। लेकिन यही चीज जॉन के किस्मत में नहीं थी। जॉन लगातार अपने चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सांस ले सके। अब तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो चुका था। जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम लगाया जाता है और एक तरफ उसकी वाइफ इमली उससे बात करती है, उसको इंकरेज करती है। दूसरी तरफ से जॉन भी अपनी वाइफ इमली को दिलासा दिलाता है कि वो जरूर वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम के 4 बज चुके थे। जॉन को इस पोजीशन में लटके हुए 18 घंटे बीत चुके थे। पुलिस सिस्टम भी लग चुकी थी, मूव करने के लिए तैयार थी। अब एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था, वो जॉन के पास जाने के लिए तैयार होता है, केब में एंटर करता है और जॉन के पास पहुंचता है। जॉन के पास पहुंचकर जॉन से बात करने की कोशिश करता है। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। तभी जॉन कहता है कि अब तो मेरा पैर काम करना बंद कर चुका है। अब वो रियान जॉन के पैरों में रस्सी बांधता है और बांधकर पुलिस सिस्टम से उसे ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे ही ऊपर की तरफ खींचता है, जॉन बहुत तेजी से चिल्लाता है। उसको दर्द हो रहा था, उसकी पैर की नर्व्स अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी। फिर इसके बाद रियान छोड़ देता है। फिर रियान दोबारा कोशिश करता है, फिर चिल्लाता है जॉन, लेकिन इस बार रोके रखता है। और अब रियान जॉन के चेहरे को देख सकता है, दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो सकते हैं। अब रियान जॉन को एनर्जी ड्रिंक देता है पीने के लिए। अब कुल 19 घंटे बीत चुके थे जॉन को इस पोजीशन में लटके हुए। ये चीजें काफी स्लोली हो रही थी, इसमें काफी एफर्ट भी लग रहा था। थोड़ी बहुत सफलता मिली भी थी, लेकिन अभी भी जॉन को बाहर निकलना काफी मुश्किल था। उसके पैर सीलिंग में जाकर टकरा रहे थे, जिसकी वजह से पैर को उस पोजीशन में मोड़ना इम्पॉसिबल था। अब रियान ने यह सोच लिया था कि अब जॉन के पैरों को तोड़ेंगे और तोड़कर जॉन को बाहर निकालेंगे। इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में किसी ने न सोचा होगा। दोस्तों, एक बोल्ट जिस पर पुलिस सिस्टम लगा था जॉन के पास, वो दीवार से निकलता है और वो बोल्ट सीधे रियान के सर से जाकर टकराता है। इतने में वो टक्कर इतना तेज था कि रियान बेहोश हो जाता है। इसी बीच जो जॉन थोड़ा बहुत ऊपर आया था, फिर से वहीं पर चला जाता है। फिर से उसी पोजीशन में जॉन चला जाता है। अब तो जॉन का रिस्पांस आना भी बंद हो गया था। अब जॉन की ये मूवमेंट जॉन की फाइनल किस्मत थी। अब जॉन पूरा रिस्पांस बंद कर देता है। कुछ देर के बाद रियान को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सिर से खून बह रहा है और वो पूरा कंफ्यूज था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वो रियान किसी तरीके से केब से बाहर आता है और रियान को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब रियान की जगह जॉन के पिता उस केब के अंदर जाते हैं और फिर से पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। पुलिस सिस्टम को फिर से इंस्टॉल करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटे के अंदर जॉन की तरफ से थोड़ा बहुत भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। अब जॉन के पिता जॉन के पैरों में रस्सी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं था। अब ये 90 किलो का एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति इंसान था जॉन।
इसको जॉन के रिस्पांस के बिना 90 किलो के शरीर को खींचकर बाहर लाना एकदम इम्पॉसिबल था। इसी बीच जब जॉन के पिता जॉन के पैरों में रस्सी बांध रहे होते हैं तो 15 मिनट तक वो खुद वहीं अटक चुके थे। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो हार मानकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद नया केवर रेस्क्यूअर ब्रेंड कोल्स उस केव में जाता है और एक टेलीकॉम वहां पे लगाया जाता है ताकि जॉन की वाइफ इमली जॉन से बात कर सके। लेकिन जो ब्रेंडन देख पा रहा था सिचुएशन, वो जॉन की वाइफ नहीं समझ पा रही थी। जॉन थोड़ा सा भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। अब पता नहीं वो बातों को सुन भी पा रहा था कि नहीं। कुछ घंटे पहले तक जॉन के सांस लेने की आवाज आ रही थी, अब तो वो भी नहीं आ रही थी। अब रेस्क्यूअर टीम कुछ एरिया में ग्रुप बनाकर ये डिसाइड करते हैं कि अब जॉन के पास मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा जाए ताकि ये पता कर सके कि जॉन जिंदा है या मर चुका है। अब ठीक यही किया जाता है। जॉन के पास एक मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है और वो जॉन को चेकअप करता है तो वो समझ जाता है कि अब जॉन मर चुका है और वो डिसाइड कर देता है कि यहाँ पर जॉन की मृत्यु हो चुकी है। 120 रेस्क्यूअर लगातार 27 घंटे कोशिश करते हैं लेकिन जॉन को बचा नहीं पाते हैं। जॉन का सिर नीचे और पैर ऊपर होने की वजह से जॉन को ये रेस्क्यूअर खींच नहीं पाते हैं। उसी में से एक रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि ये मेरे 29 साल के करियर का सबसे टफेस्ट रेस्क्यू था जिसमें हम लोग हार गए। वाकई वो रेस्क्यूअर हीरो थे जो जॉन के रेस्क्यू के लिए जॉन जिस जगह पर थे वहां तक पहुंचे। वहां की जो अथॉरिटी थी वो सोच रही थी कि जॉन की बॉडी को बाहर निकाला जाए। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन रेस्क्यू टीम का कहना था कि अब जॉन की बॉडी को वहां से निकालना रेस्क्यूअर के लिए काफी डेंजरस है। तब लोग आपस में मिलकर यह डिसीजन लेते हैं कि जॉन को वहीं पर दफन कर दिया जाए। ये जो एंट्रेंस है नटीपटी केव का, इसे कंक्रीट से सील कर दिया जाए और कुछ ही दिनों के बाद नटीपटी केव को कंक्रीट से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और उसी केव में जॉन को दफन कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी इंटरेस्टेड वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।